और नया पन्ना आज मोदी सरकार ने जोड़ दिया है। अब तक मोदी को विपक्ष की आलोचना से परहेज था, लेकिन अब मोदी ने विपक्ष से सीधे अपनी जान को खतरा बता दिया है। याद कीजिए, पंजाब चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने सीएम से कहना मैं जिंदा लौट आया एयरपोर्ट पे, याद है ना? क्योंकि तब कुछ किसान सड़क पर खड़े हो गए थे और मोदी उनसे डर गए थे। किसानों का आंदोलन चल रहा था और आज से लगभग 4 साल पुरानी बात हो गई, क्योंकि अगले साल वहां चुनाव है, चुनाव के समय की बात है। अब 3-4 महिला सांसद मोदी की बेंच के सामने खड़ी हो गईं और मोदी वहां थे भी नहीं, तब भी उन्हें खुद पर हमले का खतरा दिखा। इस बारे में और किसी ने नहीं बल्कि सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान दिया है। तो बयान तो वाजिब है, उन्होंने अगर कहा है तो उनका यह आधिकारिक बयान है। उन्होंने यानी ओम बिरला ने यह भी कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में न आने की सलाह दी थी, क्योंकि विपक्षी सांसदों और खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने उनकी कुर्सी को घेर लिया था और हंगामा किया था। ओम बिरला ने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक असहमति को सदन के फ्लोर पर नहीं लाया जाता। मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो राष्ट्र की गरिमा को गंभीर क्षति होती, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को संसद न आने की सलाह दी। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुन लीजिए जरा जुबानी यहां ओम बिरला जी की। जो बातें कह रहा हूं उसी को सुनिए जरा, इनकी जुबानी सुनिए। माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें,
उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए सदन की गरिमा की दुहाई देते हुए ओम बिरला, और इसके बाद स्पीकर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के भाषण के बिना ही पारित कर दिया। स्पीकर ने मोदी पर हमले की तैयारी को संसद के इतिहास में काला धब्बा करार दिया है। लेकिन असल बात जरा स्पीकर वाली जो इन्होंने जो पारित किया है वो भी सुनाता हूं आपको, जरा उस बाइट को भी ले आइए कि बिना ये भी एक संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष का एक नेता सदन में खड़ा होकर कुछ नहीं कहा, नेता विपक्ष कुछ नहीं कहा, नेता सदन जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में हालांकि उन्होंने दिया, लेकिन और उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन लोकसभा में इसको पूरा इसी ढंग से पारित कर दिया गया। सुनिए, देखिए जरा। सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर तख्तियां नारेबाजी न करें, आप सदन को चलने दें। बजट पर महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुन लिया यहां पे ये शुरुआत, यानी 12 बजे इन्होंने इसे पारित कर लिया और उसके बाद इसके लिए जो भूमिका बनी वो आगे बढ़ते हुए 2 बजे, 2 बजे के बाद 3 बजे और 3 बजे शुरुआत में जो आपने सुना वो 3 बजे का था, जिसमें इन्होंने साफ साफ विपक्ष के नेताओं को हमलावर बता दिया। स्पीकर ने मोदी पर हमले की तैयारी को संसद के इतिहास में काला धब्बा करार दिया है। लेकिन असल बात तो यह है कि यह काला धब्बा मोदी सरकार ने ही लगाया है। इस बारे में प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है बाहर, जरा वो भी सुन लीजिए। Speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What happened? What happened? The way women MPs were in front of the treasury bench and tried So the women MPs were standing in front of the treasury bench. So what? But there was a And strategy the to prime hurt minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the prime minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong.
of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Ms. Gandhi, Parliament will be stalled every day. Ms. Gandhi, Parliament will be stalled every day like this. Will the Parliament will be stalled every day like this? Will the Parliament be stalled every तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ प्रियंका गांधी जो बात कह रही है, वही कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार का सच क्या है और सच में मोदी सरकार डरती है। जरा इस पोस्ट को देखिए, कांग्रेस के इस पोस्ट को। बीजेपी सच से डरती है। राहुल गांधी यहां पर दिखा रहे हैं राहुल गांधी को। आपको बता दूं कि राहुल गांधी लोकसभा में सोमवार और मंगलवार दोनों दिन भाषण देने की कोशिश करते रहे, लेकिन मनोज नरवणे की किताब के अंश राहुल गांधी कोट न कर सकें, बस इसलिए उन्हें भाषण देने से रोका गया। वहीं बुधवार को, यानी कल, बीता हुआ कल, राहुल गांधी उस किताब को लेकर संसद में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि जिसे मोदी सरकार अप्रकाशित बता रही है वो विदेश से छपकर आ चुकी है और मैं इसे प्रधानमंत्री को दूंगा। इसके बाद मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में आने वाले थे। पहले 4 बजे की बात हुई, उसके बाद 5 बजे वो अपना भाषण देने वाले थे। धन्यवाद प्रस्ताव पर जो जवाब है वो देने वाले थे, उस पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, और चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, वो देने आने वाले थे पहले 4 बजे और उसके बाद 5 बजे, लेकिन फिर उनकी सुरक्षा की वजह से नहीं आई, ऐसा बताया। आज पता चला, ओम बिरला साहब ने बताया है। अब जहां तक मोदी की सुरक्षा पर खतरे की बात है, तो फिर सोचना चाहिए कि अमित शाह और अजित डोभाल अपने अपने पदों पर अब तक क्यों बने हुए हैं। जब ये दोनों मिलकर पीएम को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो फिर देश की सुरक्षा कैसे होगी? अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, और वो भी कहां, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान संसद, वहां पे अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो कहीं और कैसे घूमेंगे? ओम बिरला ने कहा है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी को खतरा है, इसलिए मैंने उन्हें आने से मना किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ओम बिरला के पास मार्शल नहीं थे जिनसे वो कथित तौर पर अराजकता फैलाने वाले कांग्रेस सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर कर भेज सकते थे? ऐसे मार्शल नहीं है क्या? पहले भी मार्शल का उपयोग हो चुका है इसी संसद में। ओम बिरला को किन विश्वसनीय एजेंसियों से जानकारी मिली कि पीएम को संसद के अंदर खतरा था? बताएं जरा। क्या अब सुरक्षा एजेंसियां डोभाल को और अमित शाह की जगह सीधे ओम बिरला को रिपोर्ट कर रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो क्या इसके लिए किसी पर एफआईआर दर्ज कराई गई या जुबानी निंदा से ही सरकार काम चला रही है? वैसे आज राज्यसभा में भी मोदी घिर गए। मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने पहले नारेबाजी की, फिर वॉकआउट कर दिया। हालांकि मोदी ट्रेड डील और विकास की रफ्तार जैसे शब्दों की जुगलबंदी करते रहे, जुगाली करते हुए अपनी पीठ थपथपाते रहे। इससे पहले दिन में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को घेरा और किस तरह मनोज नरवणे की किताब का जिक्र करने लगे, यह भी जरा सुनिए यहां पे। और यहां एक और वाकया हुआ जब साफ साफ ओम बिरला, माफी चाहूंगा, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आमने सामने वाली बात नौबत आ गई। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सर देखिए, हम समझते हैं कि तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को
प्रोटेस्ट करते हैं Mic should be given to the honor. तो सुन लिया आपने, यहां पर जैसे नरवणे का नाम लिया उसके बाद आसंदी पर बैठे हुए नए नए सभापति महोदय ने क्या कुछ कहा। साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार बजट सत्र में पूरी तरह नाकाम, लाचार और विपक्ष के सामने पस्त नजर आई है। अभी तक ज्यादा दिन बीता नहीं है। मोदी के बचाव में चाहे निशिकांत दुबे खड़े रहे होकर नेहरू परिवार पर लांछन लगाएं या जेपी नड्डा राहुल गांधी को अबोध बालक बोलकर उनका मजाक उड़ाना चाहें, असल बात तो यह है कि बीजेपी का बुरी तरह मजाक बन गया है। अपनी बिगड़ी छवि कैसे सुधार पाएगी बीजेपी, आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कायर कहा है। किसे कहा है, उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए और जरा दिखाते हैं कि राहुल गांधी लगातार, कांग्रेस का ट्वीट है, राहुल गांधी की तस्वीर है, नरवणे की किताब और कायर कौन, ये देखिए, भाग गए जरा ऊपर, और कांग्रेस लिख रही है कायर पीएम। नरेंद्र मोदी भागते हुए दिखाए जा रहे हैं, भाग गए का पोस्टर है और राहुल गांधी हाथ में किताब लिए हुए हैं। यहाँ एम नरवणे जो हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी किताब। चलिए, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि संसद में मोदी पर होने वाला था हमला। यह सवाल बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सचमुच संसद में हमला होने वाला था? हमारे साथी शकील अख्तर जी बताएंगे। लेकिन तमाम हमारे साथी, यहां अंशु जी हमारे साथ हैं। अंशु जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु जी आपका स्वागत, प्रशांत जी आपका स्वागत, शकील जी एक बार फिर आपका स्वागत, और प्रेम कुमार जी आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। शकील जी क्या करवाते हैं आप? आपको भी बच के रहना होगा, संसद में जाते हैं आप और दोनों सदनों में आप जाते हैं, राज्यसभा भी लोकसभा भी। पूरी जिम्मेदारी देशबंधु टीवी लाइव की आपके ऊपर ही है। और क्या हो रहा है वहां पे? बहुत ही शर्मनाक। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ने बोला, सूत्र इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने शब्द, पुख्ता जानकारी मिली है। सूत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, पुख्ता जानकारी मिली है। विश्वसनीय जानकारी, पुख्ता विश्वसनीय, पुख्ता जी। तो प्रधानमंत्री के ऊपर लोकसभा के अंदर हमला हो सकता है, चुने हुए प्रतिनिधि हमला कर सकते हैं और वही महिला सदस्य, यह सोचना ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। प्रियंका गांधी ने बहुत कड़ा जवाब दिया है इसका। देखिए, जो अभी आपने कहा और प्रियंका ने भी कहा कि पहले वो निशिकांत दुबे के पीछे छुपने की कोशिश करी, एक साधारण से सांसद के, फिर अध्यक्ष के पीछे छुपने की कोशिश करी, उससे पहले मीडिया के पीछे छुपने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जब 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने यह बयान दिया, अपना वक्तव्य दिया, उससे पहले गोदी मीडिया चला चुका था। सूत्रों के हवाले से गोदी मीडिया ने चलाया था कि महिला सांसदों द्वारा कांग्रेस की प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना, ये चल गया था। और बाद में उन्हें अपनी ये खबर वापस लेना पड़ी, उन्होंने खबर वापस ली। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अभी आप कह रहे थे क्या मार्शल नहीं है? मार्शल वो तो पिछली बार सीआईएसएफ ले आए थे, दोनों सदनों में महिला सीआईएसएफ को भी तैनात कर दिया था उन्होंने। जो विपक्षी सदस्यों की बेंचें होती हैं उनके बीच में, ताकि कोई भी उठे, जो महिला सदस्य है उनके पास भी, जो पुरुष सदस्य है उनके पास भी, कि कोई भी उठे तो उसे उठने ना दिया जाए, जो कभी संसद में आज तक नहीं हुआ। सुरक्षा बल सदन के अंदर वो भी कर लिया था इन्होंने। और जो कल हमने कहा था कि बड़ा शौक है इनको पहली बार का, हर चीज पहली बार 12 साल में, तो ये भी पहली बार करवा दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री सदन में, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जवाब ही नहीं दे पाए। आज तक नहीं हुआ, कभी आए ही नहीं। ये आते तो बैठते तो, उसके बाद विपक्ष हंगामा करता, नहीं बोलने देता, वो एक अलग मुद्दा होता। प्रधान खतरनाक बात है। ये पुख्ता जानकारी कैसे होती है किसी को नहीं पता। जब विधुड़ी ने गालियां दी थी
तब कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी कि विधुड़ी गाली देने वाला है, इस तरह व्यवहार करने वाला है। कांग्रेस की तरफ से तो कभी ऐसी अशोभनीय घटना हुई नहीं है। और जहां बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने 1.5 घंटे से ऊपर अपना भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, और वहां कब्र खोदने की बात करने लगे वो। अरे कब्र खोदने की बात अभी कौन कर रहा था? वो तो उनके अपने लोग ही कर रहे थे, 2 ही दिन पहले तो कर रहे थे। तब वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया उनको। बहुत शर्मनाक बात है ये। अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने रिलीज किया है, कांग्रेस ने एक और रिलीज किया है, वो शायद पवन खेड़ा ने बोला है वो, कि प्रधानमंत्री किस किस से डरते हैं? अमेरिका से, चीन से, किसानों से। क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए अच्छी बात है ये? आपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया, उसके बदले में आप भी नहीं बोल पाए। उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। आप लोकसभा अध्यक्ष से ये सारी चीजें कहलवा रहे हैं। कल गए थे विपक्ष के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्यों गए थे? जिसका जिक्र भी कर रहे थे ओम बिरला जी। इसलिए गए थे कि निशिकांत दुबे को पूरा समय दिया गया नेहरू जी और इंदिरा जी को गालियां देने के लिए, इसका विरोध करने गए थे। और अगर वो बात इतनी ही आपत्तिजनक थी, जब कोई आपत्तिजनक नहीं थी, बड़े आराम से वो लोग अपनी शिकायत कह रहे थे कि देखिए साहब ये बहुत गलत बात हो गई है, ये आपकी तरफ से उसको रोका नहीं गया, आपको खुद आना चाहिए था, आप नहीं आए, आपको मालूम था कि वो बोलने वाले हैं और आपने उन्हें बोलने का पूरा मौका दिलवा दिया। तो ये सामान्य बातें थी। तो 24 घंटे बाद आज उनसे कहा गया कि आप इस पे भी आपत्ति दर्ज करिए, तो इस पे भी आपत्ति दर्ज कर रहे थे। बहुत ही खराब स्थिति है ये जो है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, पूरी संसद के लिए। जब ओम बिरला जी ये कह रहे थे तो विपक्ष ने बड़ा कड़ा विरोध किया कि आप ये कह रहे हैं, आप ये बताइए कि हम लोग आपके चेंबर में गए क्यों थे? निशिकांत दुबे ने कहा क्या था? वो वेल में आने के लिए बिल्कुल तैयार था। विपक्ष बहुत गुस्से में था वो। और आज 3 बजे के बाद जो वक्तव्य दिया उन्होंने, उसके बाद सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और सदन स्थगित हो गया। और वो ये कह रहे थे, इसको आप धमकी भी कह सकते हैं, कि आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सरकार का काम है, लोकसभा स्पीकर का काम है सदन को चलाना। पूरे 10 साल यूपीए के टाइम में, पूरे 10 साल, ये रिकॉर्ड है, ये निकालना चाहिए किसी को। सदन को नहीं चलने दिया गया भाजपा ने। और ये कहा गया दावे के साथ में, अरुण जेटली थे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सुषमा स्वराज थी लोकसभा में, कि ये हमारा अधिकार है, हम नहीं चलने देंगे। क्या क्या नहीं होता था वहां पे। पोस्टर बैनर की बात कर रहे थे, पोस्टर बैनर रोज लेके आते थे वो, एक दिन नहीं चलने देते थे। तो विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं था और विपक्ष ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो कह रहा था कि सिर्फ हमारे प्रतिपक्ष का जो नेता है उसको आप बोलने दीजिए, और उसको आपने नहीं बोलने दिया। उसके बदले में उन्होंने प्रधानमंत्री को आपके नहीं बोलने दिया। जिम्मेदारी आपकी थी, नुकसान आपको हुआ है, प्रतिपक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज के बाद में जब नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री और एक नई कहानी पेश कर दी गई कि प्रधानमंत्री को खतरा था, उसके बाद क्या होगा? इससे तो प्रतिपक्ष का कद ऊंचा हो रहा है, जनता का विश्वास उसमें बढ़ रहा है। उस सरकार के लिए जो कहा जा रहा है वो तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये मोदी जी की गलती है, लेकिन कहा पूरी सरकार के लिए जा रहा है, और सरकार का मतलब वो भारत सरकार भी हो जाता है केंद्र सरकार से जी। कि डर गई भारत सरकार, किसी से डरती है? कभी कभी नहीं डरती भारत सरकार। केंद्र सरकार ने अपने डर को वहां ट्रांसफर कर दिया। तो आज का दिन जो है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ओम बिरला जी अलग तरह का ब्लैक स्पॉट बता रहे थे। ब्लैक स्पॉट वो नहीं है, ब्लैक स्पॉट ये है कि आप विपक्ष की महिला सदस्यों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि उनसे प्रधानमंत्री को खतरा था। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज हम लोग देखते हैं, कोई ऐसी महिला सांसद नहीं है, कभी नहीं है
वो ये भूल गए कि किस तरह एसएस आहलूवालिया इनकी पार्टी के बीजेपी के किस तरह विपक्ष की बेंचों की तरफ बढ़ते थे, जी बिल्कुल। और जब सत्ता पक्ष में थे सत्ता पक्ष की बेंचों की तरफ बढ़ते थे। कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा कभी कोई बढ़ता नहीं है। तो यह कहना कि महिला सदस्यों की तरफ से खतरा था, इससे प्रधानमंत्री की इमेज ही खराब हुई है, किसी महिला सांसद की नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर गए। ये बताइए शकील जी कि जिसका जिक्र यहाँ हो रहा है, हालांकि शुरुआत में मैं बोल चुका हूं, लेकिन चूंकि प्रत्यक्षदर्शी आप हैं, आप वहां थे उस वक्त, क्या प्रधानमंत्री थे वहां बैठे हुए जब नहीं, वो तो नहीं थे। तो फिर प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे जाते हैं उस कुर्सी थे ही नहीं प्रधानमंत्री, महिला सांसद गई थी वहां तक, उस कुर्सी तक। वो तो जा ही रही है वहां पे। वेल जिस तरह बना हुआ है, तो वेल में अपनी तरफ से घूमते हुए वहां तो कई दिनों से जा रही हैं वो, और वो क्या पुरुष भी जा रहे हैं। हमने बताया ना कि कल्याण बनर्जी तो बिल्कुल सामने खड़े होकर, वो वीडियो भी है, पिछली बार दिखाया भी था आपने, बिल्कुल सामने खड़े होकर तीनों बैठे हुए हैं और वहां दोनों हाथ उठा के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे, अमित शाह बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो कोई खास बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो वहां थे ही नहीं, वहां पे प्रधानमंत्री आज भी नहीं आए। प्रधानमंत्री को आज जब आना चाहिए था, पहले देखना चाहिए था। आज तो 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो 1 मिनट के अंदर, जिसे कहते हैं 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर स्थगित हो गई जी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसके बाद 12 बजे तक हुई, 12 बजे से 2 बजे हुई, 2 बजे से 3 बजे हुई। आप काम करने नहीं चाह रहे और आप कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि कल भी नहीं चलेगी। ऐसा तो शब्द आज तक किसी ने कहा नहीं है। कहीं पे भी प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, प्रधानमंत्री को कोई खतरा हो भी नहीं सकता। लोकसभा जैसी जगह में अगर प्रधानमंत्री को खतरा है तो हमारे पूरे संसदीय लोकतंत्र में सवाल खड़ा हो जाता है, हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो जाता है। एक बात जो हम कहना नहीं चाहते मगर बोल देते हैं, जब से सीआईएसएफ को यह जिम्मेदारी दी गई है, चप्पे चप्पे पे संसद के सीआईएसएफ दिखती है। 3-4 हजार से ऊपर जवान हैं, जो कुछ 100 पार्लियामेंट के सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी वॉच एंड वार्ड के लोग काम करते थे। लोकसभा संसद के अंदर रूट लग जाता है, कभी रूट नहीं लगे। प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर निकल रहे हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति निकल रहे हैं, रूट लग जाते हैं। रूट लगने का मतलब सबको अंदर कर दिया जाता है कमरों के, पूरी गैलरी खाली कर दी जाती है, कोई चल फिर नहीं सकता वहां पे। इस तरह की आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कहां किसको खतरा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने देखा है सामने से सोनिया गांधी और प्राइम मिनिस्टर, बाकी तमाम सब निकलते थे। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी हैं, अंशु जी हैं, अमलेंदु जी हैं, सबके पास आता हूं एक एक कर बारी बारी से। लेकिन प्रशांत जी, संसदीय इतिहास का एक काला दिन, आज का दिन, ये याद रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की है और हमारे साथी शकील जी रोज रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं और बता रहे हैं अब रूट लगना। लेकिन सब कुछ होने के बाद सदन के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होगा, खतरा प्रधानमंत्री को, अप्रत्याशित घटना घट सकती है। इसलिए मैंने कहा, यानी ओम बिरला ने यह कहा कि आप मत आइए। यहां समझ में नहीं आया, जरा मुझे आप समझाइए कि ओम बिरला क्यों कहेंगे कि नहीं आइए नेता सदन को। जो बात शकील जी और आप कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं पहले, फिर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, अंदर की बात, अंदर की कहानी क्या है। एक तो बहानेबाजी है, अंदर क्या हुआ है, क्यों नहीं गए। लेकिन संसद भवन और उसके अंदर जो चेंबर है उससे सुरक्षित तो कोई जगह है ही नहीं। आपको याद होगा राजीव जी, पहले के संसद में प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहां से कुछ चलना पड़ता है 1-2 मिनट लोकसभा जाने के लिए। अक्सर ये होता था, अक्सर, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह या उनके पहले के प्रधानमंत्री, वो वहां से पैदल चल के जा रहे हैं, पत्रकार खड़े हुए हैं या कुछ एमपी खड़े हुए, रोक लेते हैं और कुछ थोड़ी 2-3 मिनट की बातचीत भी हो जाती है, हंसी मजाक भी हो जाता था। सेंट्रल हॉल में सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं जाते हैं,
सेंट्रल हॉल में सारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे वहां पे, कोई भी चला जाए सेंट्रल हॉल में जिसके पास पास है उसका। तो पार्लियामेंट तो एक बहुत डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जगह है, और वहां केवल एसपीजी के अलावा कोई बिल्डिंग में अंदर कोई किसी का सुरक्षा गार्ड नहीं घुसता था, वो वॉच एंड वार्ड का पूरा एक इलाका होता था। तो वहां से ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी होगी? अब जरूरत यह है कि अब आप समझने की बात यह है कि ये क्यों बहानाबाजी बनानी पड़ी। साफ दिख रहा है कि बहानेबाजी, लेकिन ये बहानेबाजी क्यों बनानी पड़ी? देखिए, प्रधानमंत्री, एक तो राहुल गांधी ने जो चीन का मामला उठा दिया जनरल नरवाणे की किताब को लेकर, उसको उस स्थिति से प्रधानमंत्री बचना चाहते थे, और वो राहुल गांधी का सामना नहीं करना चाहते थे। राहुल गांधी उनको वहां पे किताब देते भले ही ना, लेकिन किताब दिखाते, और वो बड़ा एम्बैरेसमेंट होता। तो प्रधानमंत्री, एक तो ये कारण था, और दूसरा इससे ही बड़ा कारण था कि प्रधानमंत्री लोकसभा में कुछ घोषणा करना चाहते थे, जिसका इंतजार कर रहे थे। अमेरिका भेजा गया था एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को। तो कल तक ये था कि शाम तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, कल तक धमकी कोई बात नहीं थी, कोई हमले की बात नहीं थी। आप याद कर लीजिए, कल भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। कल तक हमले की कोई बात नहीं थी, कोई सूत्रों ने जानकारी नहीं दी थी। आज सुबह ये भी था कि हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा में आए। आज सुबह 7 बजे जयशंकर का बयान आ गया अमेरिका से कि उनको कोई जानकारी डील के बारे में, ट्रेड डील के बारे में नहीं है, और पीयूष गोयल इसको जो है डील कर रहे थे, वो बताएंगे। यानी बड़ा साफ संदेश था कि अमेरिका से इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको आज लोकसभा में प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ के घोषणा करते। जो मीडिया में चल रहा है, जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि जीरो टैरिफ, और उसको लेके बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, बड़ी थू-थू हो रही सरकार की। प्रधानमंत्री को अमेरिका से कोई संकेत नहीं मिला कि लोकसभा में वो कोई बड़ा बात कर सके, और जैसे जयशंकर का ये बयान आया, उसके कुछ घंटों के बाद ये आने लगा कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में भी नहीं बोलेंगे, राज्यसभा में बोलेंगे। वजह यह है कि लोकसभा में उनके पास ट्रंप के साथ डील करने पर, कोई ये यूएस ट्रेड डील हुई है, उसमें कुछ घोषणा करने का था ही नहीं, और अभी भी सिग्नेचर नहीं हुआ है उसमें। वो ट्रंप ने एक तरफा घोषणा कर दी है। तो बड़े वीक विकेट मोदी सरकार है, और वो बचाव अपना कर रहे थे, इसलिए ये बहाना ढूंढा गया कि क्या बहाना बनाया जाए। कौन मानेगा आज की तारीख में कि महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा, वो भी संसद के चैम्बर के अंदर। आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने, वाजपेयी जी के सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाते थे, ये बीजेपी के लोग जाते थे, उनको घेरा हुआ है सामने, हमने देखा प्रेस गैलरी में बैठकर। तो वह मनमोहन सिंह ने कभी ऐसी बात नहीं की। जी प्रशांत जी का वीडियो शायद डाउन हो गया है, प्रशांत जी का, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ आना चाहता हूं, आप जल्दी से लगभग अपनी बात पूरी रख चुके हैं। जल्दी से प्रेम कुमार जी, फिर आता हूं अंशु जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, आखिर ये खतरा और महिलाओं से, मैं इसलिए अंशु जी के पास बाद में आ रहा हूं क्योंकि आप सबसे जरा सुन लूं कि महिलाओं से कितना खतरा, और पुरुष हो या महिला हो कोई फर्क नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन अंदर, और ये स्पेशली कहा जाना कि महिला सांसदों ने उनकी कुर्सी को घेर लिया था जहां बैठते हैं वो, और उसके बाद ये अपने आप में एक दुखद पहलू है। इसको दूसरे ढंग से सोचने की कोशिश करें हम लोग। जो कह रहे हैं यहां ओम बिरला जी, कहने से पहले कम से कम 10 बार सोचे होंगे, सोच समझ के ही बयान दिए होंगे, वक्तव्य इनका आया होगा, सेक्रेटेरिएट से ये सारे बयान जो हैं वो अप्रूव हुए होंगे, प्रधानमंत्री भी अप्रूव किए होंगे, उसके बाद ये बयान आया है। शकील जी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा शकील जी? तो वहीं से अप्रूव हुआ है, वहीं से कहा गया है, कोई सेक्रेटेरिएट या लोकसभा अध्यक्ष के यहां से कुछ नहीं हुआ है।
ऊपर से आदेश आया है कि आपको ये बयान देना है 3 बजे, और वहीं से लिखा हुआ आया है और वही का वही उन्होंने पढ़ दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रेम कुमार जी कि क्या यहां पे अब ऐसी परिपाटी, अब इसका चलन बिल्कुल बढ़ते हुए हम देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये सीधे आरोप, और वो भी जान के खतरा का, इसको कैसे आप निगल पा रहे हैं क्या? देखिए राजीव जी, आज का इन दिनों संसद में ऑथेंटिकेट शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, और वो जो एक दिन पहले से चल रहा था कि नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दिए, तो क्यों नहीं दिए, किसके डर से नहीं दिए, तो उस बात को आज स्पीकर ने ऑथेंटिकेट किया। जो कि महिलाएं उन पर हमला करने वाली थी, उनको पुख्ता सूचना मिल गई थी, और इसलिए उन्होंने मोदी जी से आग्रह किया, और इसलिए मोदी जी ने आग्रह मान लिया, और वो बहुत आभारी हैं कि मोदी जी ने आग्रह मान लिया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो भाषण ना दें। ये स्पीकर ने ऑथेंटिकेट किया आधिकारिक रूप से। तब वो खबर जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रही थी, जिसका वो खबर जो कि कहीं से पुख्ता ना हो पाई, ना कभी हो पाएगी, वो स्पीकर के ऑथेंटिकेशन से एक तरह से पुख्ता हुई है, यानी पुख्ता किया गया है, जबरन किया गया है। अब आपका प्रश्न है कि इसको हम देखें कैसे? मैं तो इस रूप में देखता हूं राजीव जी कि बीजेपी के थिंक टैंक ने जब ये देखा कि देश में ये मैसेज जा रहा है कि ये तो राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी आज संसद में नहीं आएगा, नहीं बोलेगा, और वही हो रहा है, तो कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि राहुल जो बोलता है वही सच होता है, राहुल से नरेंद्र मोदी डरते हैं, उनको महिलाओं से डरना मंजूर है, राहुल गांधी से डरना मंजूर नहीं है, ये मैसेज वो देना चाहते थे। राहुल गांधी से हम नहीं डरते हैं, हम तो महिलाओं से डरते हैं, हम तो संसद में डरते हैं, राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने जो एक ट्वीट किया उसके हवाले से कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को सच से डर लगता है। वास्तव में राहुल गांधी से थोड़े डर लगता है, राहुल गांधी ने अब नरवणे जी से थोड़े डर लगता है। नरवणे जी ने जो किताब में लिखा है, उस लिखी हुई बात जो कि सच है, उस सच से डर लगता है। उस सच को राहुल गांधी बोल न दे, इस बात से डर लगता है। तो इसलिए यहां पर महिलाएं हैं, अब महिलाओं से डर क्यों लगता है? नहीं, उनको डर इस बात से लगता है कि हम संसद में नहीं गए तो क्या स्पष्टीकरण दें। तो यहां पर महिलाओं को एक बनाया गया, एक घटना क्रिएट की गई जो घटना हुई नहीं, इस तरह से। अब इसको ऐसे देखिए कि स्पीकर, ये वही स्पीकर हैं जो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, और ये वही स्पीकर हैं जो नरेंद्र मोदी को भी बोलने नहीं देते हैं। लेकिन इन दोनों बातों में क्या फर्क है? दोनों बातों में एक कॉमन बात है कि वो नरेंद्र मोदी के प्रोटेक्शन में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के प्रोटेक्शन में वो राहुल गांधी को रोक रहे हैं, मत बोलिए, उनकी पोल खुल जाएगी। और नरेंद्र मोदी के प्रोटेक्शन में वो कह रहे हैं कि मत आइए, परसेप्शन जो है बिगड़ जाएगा, आप राहुल गांधी के को फेस करेंगे, जो स्थिति होगी। यानी एक सिक्खा बुद्धि मिली भगत भी है, ऐसा नहीं कि स्पीकर ने ये प्लांट किया, स्पीकर से तो कहवाया गया, वो स्पीकर ने कहा है। तो देश के लिए जो शर्मनाक बात, जो ऐतिहासिक रूप से काला अध्याय जो कहा जा रहा है, वो क्या है? वो है संसद में स्पीकर का व्यवहार। संसद चलेगी तो कैसे चलेगी? देखिए, किसी संसद में किसी सदस्य का व्यवहार नियम के विरुद्ध हो सकता है, होता रहा है। वो नियम से परे बोल सकता है, निशिकांत दुबे कुछ भी बोल सकता है, या कोई ओए कटुए भी बोल सकता है। उस तरह से वो घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो घटना होती है व्यक्ति परख। लेकिन उसको रोकने वाली जो नियामक संस्था है, जो पीठ है, जो आसन है, वो अगर लाचार हो जाए, उस व्यक्ति के सामने बेबस हो जाए,
वो व्यक्ति हावी हो जाए जो गलत कर रहा है, तब ये बात चिंताजनक होती है। अब जिस नियम के तहत आप राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, उसी नियम के रहते आप निशिकांत दुबे को पूरा खुल्लम खुल्ला गाली गलौज करने भी देते हैं। तो नियम जो सबसे बड़ा होता है, नियम का रक्षक, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है आसन की। वो आसन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इसका मतलब है कि व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई। यही इसी कारण से इसको काला अध्याय बोला जा रहा है। अब एक नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया राज्यसभा में, उस भाषण में भी उन्होंने जो, क्या बहुत संक्षेप में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, कि उस भाषण को हम चुनावी भाषण बोले तो ज्यादा गलत नहीं होगा। उन्होंने बंगाल में कहा कि घुसपैठिया की बात उठाई। उन्होंने असम से कहा कि कांग्रेस असम का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिखों का अपमान करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर दलित हैं तो दलितों का अपमान कर दिया कांग्रेस ने। जब वो संसद में बात चल रही थी, स्पीकर चूंकि राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी हैं तो कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान कर दिया। यानी यहां वो वोट बैंक देख रहे हैं, यहां वो रीजन देख रहे हैं, और यहां वो सिखों के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा करते हुए भी देख रहे हैं। वहां भी पंजाब में भी चुनाव आने वाला है, तो ये एक चुनावी भाषण उन्होंने दिया। उसके बाद 2-2 किलो गाली सुनने वाली बात या फिर कब्र खुदेगी वाली बात, ये सब तो उनकी आदत में शुमार हो गया है, रोना धोना। वो कोई नई बात नहीं। तो कब्र वही खोद रहे थे जो उनके समर्थक हैं, जो जिंदगी भर बीजेपी को जिन्होंने वोट दिए हैं, वो लोग कब्र तो वही खोद रहे थे। ये मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है बात। कब्र जेएनयू के छात्र थोड़ी खोद रहे थे। इस बार जेएनयू के छात्र नहीं खोद रहे थे कब्र। इस बार तो बीजेपी के वोटर्स कब्र खोद रहे हैं। भगवा, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवा पटका लगाए हुए, भगवा शॉल लपेटे हुए, भगवा गमछा रखे हुए, सिर में भगवा पट्टी बांधे हुए, यही लोग कब्र खोद रहे थे और नाम लेके और जूते मार रहे थे मोदी और शाह के पोस्टर पे। और अभी भी वो शांत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बचाया हुआ है, थोड़ी सी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बस। जी, आपकी बात को लें तो वास्तव में राहुल गांधी ने भाषण दे करके जो नरेंद्र मोदी की पोल खोलना चाहा था, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से भी अपनी पोल खोली है। वो सवर्ण तबका, वो वोटर जो हमेशा उनके साथ रहता था, वो आज कब्र खुदेगी उनके नाम से बोल रहा है, नारे लगा रहा है। और आपने ठीक जिक्र किया, वो यूजीसी वाला जो नियमावली थी, उसके विरुद्ध जो उस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, उसके कारण उनको राहत मिली, लेकिन उसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। अब वो कहते हैं आर्थिक मोर्चे पर कि हमने तो देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो कहते हैं कि आजादी के समय भारत 6ठे रैंकिंग पर था, कांग्रेस ने तो 11वें पे ला दिया और हमने उसको 4थे पर पहुंचा दिया। जबकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम ग्लोबल जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी के तौर पर देखते हैं कि वो कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, उसी हिसाब से हम अर्थव्यवस्था मजबूत होते हैं या नहीं होते। भाई, ग्लोबल जीडीपी में आजादी के समय हम 4.5 से 4.7% का हिस्सा रखते थे और आज हम 3.5% का हिस्सा रखते हैं। फिर भी ये कहते हैं कि हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा कर दिया। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करें तब तो हमारी पूरी पोल ही खुल जाती है। तो झूठे आंकड़े, झूठी दलील, रोना धोना और पूरे चुनावी भाषण करके विपक्ष पर हमला, ये उनके भाषण का लबो-लुआब है। और सब एक और इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने घुसपैठिया कहा, खास करके पंजाब के संदर्भ में, कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाया जा रहा है, हर देश इसको हटाना चाहता है। आज देश में घुसपैठियों को चिन्हित करने या उसको देश से निकालने का कोई कार्यक्रम है क्या? मोदी सरकार के पास कोई कार्यक्रम है? नहीं है।
वो एसआईआर को बता रहे हैं कि ये घुसपैठिया हटाने और चिन्हित करने का कार्यक्रम है, जो वास्तव में नहीं है। तो एसआईआर को इस रूप में उद्धृत करना ही पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में दखल देने का काम है, जो संसद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने किया है, जो राष्ट्रपति पर अभिभाषण की चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने किया है। तो संसद ये एक तरह से ये स्क्रीन पे अभी ट्वीट किया राहुल गांधी ने, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। ये जो आखिरी लाइन है, यहीं से कहानी में ट्विस्ट है और यहीं से मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी जी की सरकार भाग रही है। जहां ये प्रधानमंत्री का प बोलते थे राहुल गांधी, वहीं हंगामा, जहां नरवणे का ना बोलते थे वहीं हंगामा, जहां चीन का च बोलते थे वहीं हंगामा, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो उचित समझा वही किया। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अंशु जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी। तो मैं वहीं पर कंक्लूड ही कर रहा हूं। तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर के जो उन्होंने कहा, वो एसआईआर से जोड़ के राजनीति जो है उसको बढ़ानी है, उस हिसाब से उन्होंने कहा। और अभी जो उचित समझा वो किया, वो वास्तव में वो वही बात है जो नरवणे जी की किताब में है, जो नरेंद्र मोदी की भाषा है, उसको ही राहुल गांधी ने पलट कर दिया है। और ये जो झूठ की शरण ले ली जो बात है, वो झूठ महिलाओं से जो डर लगा है वही झूठ के बारे में इशारा है। और सच्चाई से वो डर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं आप सच्चाई से डर रहे हैं, वो सच्चाई जो राहुल गांधी लाने वाले थे और झूठ की शरण ली है, यानी महिलाओं से खतरा का जो झूठ है, झूठा आडंबर है, उसकी शरण ली है। और सवालों से आप डर रहे हैं, इस बात को राहुल गांधी ने 4 लाइन में पूरी राजनीतिक तस्वीर रख दी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंशु जी आपके पास आना चाहता हूं। और यहां महिलाओं से डर, महिला हो या पुरुष हो, मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं, क्योंकि संसद में भागीदारी महिलाओं की भी उतनी ही है, होनी चाहिए। एक तो आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी, करने की कोशिश की गई थी, अभी तक लागू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर महिलाओं से डर है तो यह और अच्छी बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक और ये मौका दिखाया गया है कि चलिए देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं से डर रहे हैं। ये सशक्त भारत का एक ये तारीफ तो मोदी जी की करनी पड़ेगी ना अंशु जी, कि इस देश में महिलाओं को मोदी जी ने इतना सशक्त कर दिया कि आज महिलाओं से ही डर के भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये आप कह सकती हैं, ये आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं, ये आप कह सकती हैं। लेकिन सवाल यहां पर दूसरा है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार इन सब चीजों से उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक्सपोज हो रहे हैं वो। और इस वक्त जब आपको अब क्या था, आप नरवणे की किताब का जिक्र कितना करना चाहते थे राहुल गांधी, एक छोटा सा हिस्सा, उसको लेकर आपने इतना बवाल मचा दिया कि अब पूरी दुनिया जान रही है, उस किताब को खोज रही है। ऐसा तो है नहीं कि किताब छपी नहीं, किताब छपी है, उसका विमोचन नहीं हुआ है, किताब तो छपी है। पेंगुइन ने छापा है उस किताब को, दुनिया के दूसरे देशों में उसको बेचा भी है, अमेज़न ने भी शुरुआती दिनों में बेचा है। इसलिए यहां आपको क्या लगता है कि क्या एक जो रेस्पेक्ट है प्रधानमंत्री की कुर्सी का, अब वो भी जा रहा है? ये सवाल पूछूं तो कैसे कहेंगी इसको आप? बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है वो केवल जिसे कहा जाए कि सरकार के शीर्ष पर हैं प्रधानमंत्री, जो कहा जाए कि पूरी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उनकी एक भय को, उनकी कायरता को और सच्चाई का सामना न करने की जो एक भीरू प्रवृत्ति है, डरने की प्रवृत्ति है, को दर्शाता है। और ये तो और भी कायरतापूर्ण कहूंगी कि उन्होंने जो बहाना बनाया वो महिला सांसदों का बनाया कि सांसदों से उन्हें डर था। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे इससे पहले के प्रवक्ता कि वक्ता जो परकुलेट होता है ऊपर से ही होता है कि क्या कहना है। ओम बिरला जी ने कहा कि महिलाओं से डर था, इसकी पुख्ता जानकारी थी जी। उनका ये कहना था कि महिला से उनको डर था और ये वजह थी कि आग्रह किया कि वो ना आए। पर ये कितना हास्यास्पद है। आप ये जानिए कि विरोध करने को अब साजिश करना ठहरा दिया जा रहा है, और वो भी महिला सांसदों को।
और जो अपराध हुआ भी नहीं उसके लिए उनको हटाया जा रहा है। महिला सांसदों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था और न ही प्रधानमंत्री वहां खुद मौके पर मौजूद थे और न ही उनकी ऐसी कोई इंटेंशन थी। तो क्या लोकतंत्र में विरोध करना भी अब साजिश कहलाएगा? और जहां तक मैं बात की जो ये महिला सांसद की, मैं कहूंगी कि गरिमा गिराई गई इस पूरे पे। अंशु जी आपको रोकना चाहूंगा, अंशु जी आपका वीडियो डाउन हो रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए। आपकी बात जो है बहुत और स्पेशली आज मैं आपको सुनना चाह रहा हूं इस प्रोग्राम में, क्योंकि महिला सांसदों के ऊपर प्रियंका गांधी ने भी बाहर बहुत ही शानदार कहा था, जिसको सुनाया भी था। आप प्लीज रिकनेक्ट कीजिए। तब तक अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, इस पूरे प्रकरण को लगातार आप फॉलो कर रहे हैं, सुबह 12 बजे से आप और समीर जी लाइव भी कर रहे हैं इस पूरे तमाम मसलों को लेकर। कैसे आप देखते हैं 3 बजे से पहले कुछ और, 12 बजे आप बिना आए हुए पारित करवा देते हैं, 3 बजे फिर यहां पर अंशु जी जुड़ गए। अंशु जी के पास ही आता हूं। अंशु जी प्लीज अपनी बात। मैं ये कह रही हूं कि जी इस पूरे प्रकरण में महिला सांसदों को बुरी तरह से अपमानित किया गया है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि वो किसी के रहमो करम पर यहां संसद में नहीं आई हैं। वो चुनी निधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, लाखों लोगों का करती, और एक जितनी सांसद हमारे प्रधानमंत्री की हैं, वो भी एक सांसद ही हैं, उतनी ही भी है। आपने उन्हें एक अपराधी के तौर पर दिखा रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री वहां थे, ना महिला सांसदों ने ऐसा कुछ किया और ना ही उनकी ऐसी कोई इंटेंशन थी। तो आप उनकी गरिमा को गिराने कर रहे हैं, उनको अपराधी बताने का काम कर रहे हैं। तो कितना महिलाओं का कहीं छिपा नहीं है। जब आप महिला सांसदों को या महिला नेताओं को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं, सोनिया गांधी जी को लेकर सभी तमाम टिप्पणियां करते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, किन्हीं की पत्नी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, और इतना ही नहीं, संसद में भी महिलाओं का अपमान कर इनको श्रेय प्राप्त है। जब इन्होंने कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी जी के कहा था कि उनकी हंसी सुनो सूर्पनखा की याद आ जाती है। महिलाओं का सम्मान क्या कैसे करना है ये खुद नहीं जानते। को डर लगा तो ये इनको बिल्कुल सही डर लगा होगा कि ये जब देश इतने फैसले ले रहे थे, राहुल गांधी ने जिस तरह से वो किताब का हवाला दिया था, सवाल इनसे पूछा, और ट्रेड डील में जिस तरीके से इतनी खराब डील इन्होंने की, जिसमें कि अगर कहा जाए कि जो देश की पूरी अभी तक कहा जाए कि एक सॉवरेनिटी को अब जो फैसला लेने की क्षमता है उसको इन्होंने ताक पर रख दिया, यानी कि 0 पर जो है वो टैरिफ स्वीकार कर लिया गया कि जो अंशु जी प्लीज आप कनेक्ट कीजिए। बहुत डाउन जा रहा है, लेकिन अमलेंदु जी प्लीज अपनी बात। अमलेंदु जी देखिए राजीव जी, एक तो आज प्रधानमंत्री जिस तरह से भागे हैं सदन से, तो एक तो ये मालूम पड़ गया ये 56 इंच का सीना और एक अकेला सब पर भारी, ये फर्जी बातें थी। उस पर मोदी जी ने आज अपना मोहर लगा दिया कि मोदी जी वास्तव में जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी थी। वरना 56 इंच का सीने वाले एक अकेले सब पे भारी को सदन के अंदर उपस्थित होना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। दूसरी बात राजीव जी, जो गंभीर सवाल खड़े होते हैं वो ये खड़े होते हैं कि ओम बिरला साहब को ये जानकारी कहाँ से मिली। ओम बिरला साहब ने इस जानकारी को सदन के सामने क्यों नहीं रखा? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, तो ओम बिरला साहब ने इसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं दी, और उनके सूत्र क्या हैं? वो कह रहे हैं पुख्ता जानकारी है, तो उनको जानकारी कहाँ से मिली? कहीं ओम बिरला साहब तो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है और सांसदों के ऊपर बात रखकर जो है वो बचाव करना चाहते हैं अपना? क्या इस तरह की कोई बात है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए कि उनको ये जानकारी कहाँ से मिली कि और कि प्रधानमंत्री नहीं आए। दूसरा, ओम बिरला साहब कौन है प्रधानमंत्री को रोकने वाले? क्या आप मत आइए, सदन में नहीं आइए। सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ओम बिरला साहब की है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है सदन के अंदर राजीव जी, तो सुरक्षित कौन है? 543 सांसद किस तरीके से सुरक्षित है? फिर अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हो सकता है, फिर तो किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। और राजीव जी, ये एक और भी संकेत है और उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये संकेत है कि राहुल गांधी जी, कल हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये संकेत दिया गया है ओम बिरला साहब की इस वक्तव्य के जरिए। आपको याद होगा पिछली लोकसभा में कुछ महिला सांसदों ने बीजेपी ने आरोप लगाया था राहुल गांधी तो वो आंख मार रहे थे। बाद में वो जो थे फर्जी निकली बातें, वो
डाले गए थे सीसीटीवी कैमरे, वो सारी बातें। आपकी आवाज थोड़ी दब रही है, थोड़ा आगे आ जाइए जी। जी, तो ये राजीव जी, इसका मतलब साफ तौर पर ये एक संकेत भी है कि राहुल गांधी जी आपके ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं, आप तैयार रहिएगा। ये एक संकेत जो दिया गया है। कल जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, आसंदी की तरफ से उनको रोका नहीं गया और वो अपनी सारी बातें कहते रहे, उससे ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया कि हाँ, अब सत्ता पक्ष जो है वो सदन के अंदर ये सब कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उसकी एक पूर्व पीठिका जो है वो तैयार की गई है कि कल जो है सदन के अंदर विपक्षी सांसदों के ऊपर बीजेपी के सदस्य जो हैं वो हमला करें। मुझे लगता है कि इस तरीके की एक भूमिका तैयार की जा रही है। अगर ऐसा नहीं हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना भी हो, ये जो है इस तरह की चीज ना हो, और लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आज भारत को बेइज्जत करा दिया है ओम बिरला ने लोकसभा के अंदर इस तरह की बातें करके। चूंकि ये ओम बिरला साहब जो बोल रहे थे वो केवल राजीव जी संसद नहीं सुन रही थी, वो केवल देश नहीं सुन रहा था, ये पूरी दुनिया सुन रही है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो संसद से भाग जाता है, सांसदों का सामना नहीं कर पाता, वो सदन में नहीं आने के लिए क्या बहाना बनाता है। और राजीव जी, महिला सांसदों की सारी दुनिया में जो है बेइज्जती करवाई है ओम बिरला ने। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो महिला सांसद हैं उनको एक अब वास्तव में ओम बिरला के खिलाफ लेकर आना चाहिए प्रस्ताव कि इन्होंने अपमान किया है और उस पर वोटिंग हो, उस पर चर्चा कराई जाए। वरना ओम बिरला साहब जो हैं ऑथेंटिकेट करें कि उनको कहां से जानकारी मिली कोई हमला करने वाला है। जब आप सबसे कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेट कीजिए, तो आप अगर कोई बात सदन के अंदर रख रहे हैं तो आप कैसे बिना ऑथेंटिकेट किए हुए निकल जाएंगे? सदन में आप स्पीकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनऑथेंटिकेट कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। अगर आप संसद के सदस्यों से कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेट कीजिए, तो ऑथेंटिकेट तो बिरला साहब आपको भी करना पड़ेगा। और ज्ञानेश कुमार जी के शब्दों में कहें तो या तो हलफनामा देना होगा या राष्ट्र से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है ओम बिरला साहब। जी जी, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, वरना राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये राजीव जी, ओम बिरला साहब से मुझे लगता है कि विपक्ष के सांसद कल जब चले तो सबसे पहले यही करें कि ओम बिरला साहब या तो ऑथेंटिकेट करो, वरना राष्ट्र से माफी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं। जी, तीसरा विकल्प नहीं, यहाँ पे जरा समझें अच्छे से। लेकिन पहले अंशु जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। अंशु जी। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि महिला सांसदों का यहाँ पर अपमान किया गया है, और सही में कहां से उनको ये जानकारी थी कि महिला सांसद हमला कर सकती थी? क्या विरोध प्रकट करना है कोई साजिश है? और महिला सांसदों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई, उनको एक तरह से बिना कोई अपराध किए अपराधी बताने की कोशिश की गई, जबकि वो सम्मानित सांसद है, अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जितने सांसद के रूप में समान अगर प्रधानमंत्री हैं तो उतने ही हक जो है महिला सांसदों के भी हैं। और किस तरह से वो खुद महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये सबने देखा है कि जब उन्होंने रेणुका चौधरी को कहा कि वो शूर्पणखा की हंसी हंसती हैं, या वो सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय का प्रयोग करते हैं, या फिर वो किन्हीं की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो ये तो देखते हैं कि वो महिलाओं का कैसे सम्मान करते हैं। तो अगर उनको महिलाओं से डर था तो उनको डर होना, लेकिन महिलाओं की सांसदों की कोई ऐसी इंटेंशन होगी, मैं पूरे एक दावे के साथ कि नहीं ऐसा कुछ वहां होना होगा जो प्रियंका गांधी जी ने भी कहा। क्या विरोध करना भी अब इस देश में साजिश माना जाएगा? तो ये सिर्फ एक बहाना था इन बातों को छुपाने के लिए और इन चीजों को ढकने के लिए। और मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि ये जब सारे आदेश पर्कुलेट होते होंगे, जब ये चीज कही गई होगी तमाम उस मीडिया को, गोदी मीडिया को, और उनके जो ट्रोलर्स हैं और जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, कि ये चीजों को प्रचारित करना है कि महिला सांसदों से डर था, तो वहां संपादकों को न्यूज रूम में कैसा लगा होगा, या उन गोदी एंकर्स को कि जो रोज ये बोलते थे कि 56 इंच का सीना, और मोदी जी ने तो चीन को आंखें दिखा दी, ट्रंप डर के भाग गया, ऐसा ट्रंप झुक गए मोदी के आगे, 56 इंच का सीना जब सामने आता है, पाकिस्तान दुबक गया। तो जो रोज कॉपी लिखते थे, जो रोज इस तरह की बातें पढ़ते थे, जब उनको ये पढ़ना पड़ा होगा कि महिला सांसदों के डर के वजह से मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नहीं आए पार्लियामेंट में धन्यवाद करने के लिए, और इतना बड़ा कहा जाए कि उन्होंने क्या किया, तो ये तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हुई होगी। और आप सोचिए
कि बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है बहानेबाजी के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपने गलत फैसलों को, अपने डर को छुपाने के लिए। ये हमारे ही प्रधानमंत्री हैं जो वैश्विक पटल पे कभी कुछ नहीं कह पाते। अमेरिका इनके साथ जो मर्जी करता रहे, जो डील करता रहे, आपको जो है 0% टैरिफ पर अपना सामान लेने के मजबूर करता रहे, $500 बिलियन दस्तिया आपके साथ सौदा करने के लिए आपको मजबूर करे, पर ये एक बात भी नहीं कहेंगे। ये कभी ये नहीं कह पाएंगे सार्वजनिक तौर पर कि ट्रंप ने ये कभी नहीं कहा था कि जो वॉर जैसी स्थिति थी इंडिया और के बीच की वॉर ट्रंप ने नहीं रुकवाई थी, ये आज तक नहीं कह पाए। जबकि कोलंबिया जैसे छोटे देश, यूक्रेन जैसे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो उनके मुखिया हैं, और कनाडा, सभी तमाम देश खुलकर भर्त्सना करते हैं ट्रंप की। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो महामानव हैं, जो विश्व गुरु हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल है, जिनका 56 इंच का सीना है, जो किसी से नहीं डरते, जिनसे पूरा विश्व थर-थर कांपता है, जिनकी पूजा की जाती है, तो वो क्यों नहीं कभी ट्रंप को ये सामने से सार्वजनिक तौर पर कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपने वॉर रुकवा दी, या आप सारे हमारे फैसले कैसे लेंगे? हमको तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। ट्रंप साहब ही भारत की तरफ से सभी फैसले ले लेते हैं, वही वॉर रुकवाते हैं, वही डील फिक्स करते हैं, डील में क्या होगा वही बताते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि कौन डरा हुआ है। जब कोलंबिया जैसे देश के नेता ट्रंप को कह देते हैं, और बहुत टिप्पणियां उन्होंने की थी एक्स पर, और जिसको लेकर बाद में ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने बहुत मेरा अपमान किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़ी डेमोक्रेसी के मुखिया होकर वो अपने देश के जनता के हितों को इस तरीके से दरकिनार करते हुए डर डर के ये जो शर्तें थोपी जाती हैं वो करते हैं। अमेरिका कहता है चाह बाहर छोड़ दो, हम चाह बाहर छोड़ देते हैं। वो कहता है ये डील मान लो, हम वो डील मान लेते हैं। वो कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, हम तेल नहीं खरीदते हैं। हम जी हजूर बन के खड़े रहते हैं। तो अगर महिलाओं से भी डर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और ये वही बीजेपी है जिसने पिछले साल राहुल गांधी पर, अगर आपको याद होगा, कि किस तरीके से धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। इन्हीं के सांसद जो प्रताप सारंगी हैं, सभी को याद होगा कि किस तरह से वो चोट का बहाना बना करके वो अस्पताल में गए थे और बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो ये वो बीजेपी है जो वो किसी भी स्तर तक उतर सकती है। आज बीजेपी के ही जो शासित राज्य है वहां महिलाओं का क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उस बेटी को। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके का एक निर्भया जैसा ही कांड हुआ है। एक हॉस्टल में इतना बड़ा कांड हुआ है और वहां पर जो सारा पुलिस महकमा है उस पर थू-थू हो रही है। तो यहां जहां पर इनकी राज्य में इनकी सरकारें चल रही है वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, और इनको संसद में महिला सांसदों से डर लग रहा है। ये पूरे अगर देश में बात करें, महिला जो है वो इनके राज्यों में सुरक्षित नहीं है। और हमारी जो सम्माननीय महिला सांसद हैं, जो जो अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर आती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी गरिमा को गिराने का यहाँ पर काम हो रहा है। उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा, ये सवाल उठाना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए, और बिल्कुल एक ऑफिशियल वे में इन महिला सांसदों को शिकायत करनी चाहिए कि हम पर इस तरह का आरोप आखिर कैसे मढ़ा जा रहा है। क्या विरोध करना अब इस देश में साजिश करना हो गया है? और अगर महिलाओं से वाकई डर लगता है, मोदी जी को तो डर लगना चाहिए। इनको तो डर ट्रंप से भी लगता है, इनको डर चाइना से भी लगता है, क्योंकि चाइना के साथ तो मोदी जी ऐसा नहीं कर पाते कि उनको अपनी सारी डील स्वीकार करवा ले, लेकिन भारत के साथ ऐसा होता है कि वो सारी डील उनको स्वीकार करा लेते हैं। तो डर किसको वास्तव में लगता है ये पता है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर पर खुद अगर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सारी बातें रख सकती हैं और पूरा देश उनको वो लाइव सुन सकता है, तो सब ये जान रहे हैं कि किस तरह बीजेपी लोकतंत्र में वोटरों का भी अधिकार छीनने पे लगी है। और एक महिला जो मुख्यमंत्री है अपने वोटर्स के लिए, अपनी राज्य की जनता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वाकई उनके पास लॉ की असली डिग्री है, इसलिए वो कोर्ट में जाकर अपने राज्य के नागरिकों के लिए, उनके हकों के लिए बात कर सकती है, और कोर्ट उनको सुनता भी है और नोटिस भी जारी किया जाता है चुनाव आयोग को। तो महिला शक्ति की तो आप यहां पर बात ही मत कीजिए। महिला शक्ति बहुत है और महिला शक्ति से डरना भी चाहिए। लेकिन यहां जिस तरह से महिला सांसदों की आड़ में उनको एक तरीके से उनकी गरिमा गिराने की कोशिश की गई, उनको
अपराधी बनाने की कोशिश की गई है, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। अब तो जितनी भी महिला सांसद है उनको एक साथ इकट्ठा होकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि हमें अपराधी क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा क्या आपके पास सबूत था कि हम कोई हमला करने वाले थे, या क्या आपने ऐसा देखा? और जो सबसे सुरक्षित जगह है पार्लियामेंट, वहां पर जो हमारे देश के सबसे बड़े मुखिया है प्रधानमंत्री जी, उनको डर था, वो भी महिलाओं से, महिला सांसदों से। तो इससे बड़ा हास्यास्पद बहाना और क्या हो सकता है? दरअसल उनको डर यही था कि डील के बारे में सवाल होंगे, जो नरवणे जी की किताब जो है जिनको राहुल गांधी ने रखा था, बात करनी चाहिए थी, उस पर सवाल होंगे। और ये तो सबने देखा कि किस तरह से पूरा एक पक्षपाती रवैया रहता है। वही अगर क्या हो जाता, अगर राहुल गांधी वो जो किताब, जबकि वो पब्लिश भी हो गई, विदेश में वो बिक भी रही है, और खुद अगर नरवणे जी ने अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने तो कोई नहीं खंडन किया कि नहीं किताब में ऐसा नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो तो ऑथेंटिकेट है ही अपने आप में। अगर वो 5 लाइनें उनको पढ़ने देते तो शायद इनकी इतनी भद ना पिटती जो वो ना पढ़ने से हुआ, क्योंकि कैरावान मैगजीन में तो वो प्रकाशित हुआ ही था। उसके बाद पूरे देश ने देख लिया कि वो क्या था, उन पंक्तियों में क्या कुछ हुआ, किस तरह से हमारी देश की सेना को हतोत्साहित किया गया, किस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री है वो अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और वो कहते हैं जो उचित लगे वो कर लो। यानी देश की सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा है, देश के तमाम इतने बड़े मुद्दे हैं, आप इस तरह की ट्रेड डील करते हैं। आप देश की अगर कहा जाए कि जो उसकी सोवरेनिटी है, जो उसकी एक साख है, उसे हर जगह नीचा गिराने का काम करते हैं, तो आपको डर तो लगना ही चाहिए। महिला सांसदों से अगर आपको वाकई डर लगा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डर लगना चाहिए था ये, और जिस तरह से आप उनका अपमान भी करते आए हैं, तो ये डर उनका अपने सारे गलत फैसलों को लेकर था, और जिस तरह की ये तमाम बातें थी उनको लेकर था। इकोनॉमिकली हम कितने वीक हो चुके हैं, रुपया गिर रहा है, हमारी साख खराब हो चुकी है, और वो इस ट्रेड डील को अपने माथे पर तमगे की तरह लेकर के घूम रहे हैं। उनको वाकई इस पर उनको शर्म ही आनी चाहिए, मैं तो कहूंगी। और शायद यही वजह थी कि वो सामना नहीं कर सकते थे और उन्होंने ढाल बनाया महिला सांसदों को। लेकिन सभी महिला सांसदों को इकट्ठा होकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि आखिर विरोध करना लोकतंत्र में क्या साजिश करना होता है, और इसका जवाब उनको चाहिए, और ये विरोध उनको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बार फिर शकील जी आपके पास आना चाहता हूँ, समय कम है, 15-20 मिनट में हम लोग इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, इसलिए प्रधानमंत्री को आने से ओम बिरला जी ने रोक दिया। इधर लोकसभा में, लोकसभा की बात हो रही है, आखिर संसद में मोदी पर क्या हमला होने वाला था? हमला क्या इस देश के सांसद करते नरेंद्र मोदी पे, या कोई खुफिया जानकारी थी? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से इतर दूसरी बात मैं करना चाहता हूं अब। और शकील जी क्या कह रहे हैं अब बाहर? संसद के अंदर तो ठीक है, वहां तो हमला करने के लिए विपक्ष के नेता जाते हैं, लेकिन बाहर वो क्या कह रहे हैं? बात हुई होगी आपकी बाकी लोगों से भी, स्ट्रेटेजी क्या है विपक्ष की यहाँ से? चलिए, आज इस पे एक चैप्टर क्लोज हो गया, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो वक्तव्य होता है प्रधानमंत्री का, वो सब समाप्त हो गया। लोकसभा में ऐतिहासिक रूप से पहली बार काले अध्याय के रूप में लोकसभा में कोई भाषण नहीं, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने भाषण दे दिया। चलिए, यहाँ ये चैप्टर क्लोज, लेकिन आगे के चैप्टर में विपक्ष की रणनीति कुछ समझ में आई है? सामने क्या है? विपक्ष तो जो 8 सांसद निकाले गए हैं उनको लेके लगातार जो है अपना विरोध करता रहेगा, और इस विरोध को भी वो साजिश कह देंगे। अंशु जी ने अच्छा सवाल किया कि विरोध करना क्या साजिश होती है? होती है। इसीलिए तो उन्होंने ये नए नए शब्द इजाद किए हैं, आंदोलनजीवी, खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल, और अब इन महिला सांसदों के लिए भी आप देखिएगा कोई नया शब्द आ जाएगा। अरे कल अगर आपको मालूम था कि महिला सांसद हमला कर सकती हैं तो आपको उनसे बुला के बात करना चाहिए थी। कल शाम को 5 बजे से लेके आज 3 बजे तक आपने कुछ नहीं किया। अगर संसद के अंदर ऐसा था
तो आपको महिला सांसदों से अलग से मीटिंग करना चाहिए थी, उनसे बुला के बात करना चाहिए थी कि भाई ऐसा ऐसा हमें जानकारी मिली है, क्या है, स्थिति क्लियर हो जाती। आपने तो कोई बात नहीं करी, क्योंकि अब कोई भी धनकड़ होना नहीं चाहता। जो ऊपर से कहा जाए उतना ही करो, अपनी अकल मत लगाओ। यही बातें हो रही हैं बाहर कि सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर कोई जानकारी मिलती है तो लोकसभा स्पीकर जो है बुला के बात कर लेता है अपने चेंबर में महिला सांसदों से। कह रहे भाई क्या बात है, क्या नाराजगी है, क्या सुनने में आ रहा है मेरे, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये सारी स्थिति क्लियर हो जाती। आप सोचिए कि क्या कोई ऐसा कर भी सकता है या कोई ऐसा सोच भी सकता है देश के प्रधानमंत्री पे सांसद हमला करें लोकसभा के अंदर। लेकिन उन्हें कहानी गणना थी, इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं वो लोग कि देखिए साहब क्या मास्टर स्ट्रोक चला है। दो ही चीजें हैं उनके पास, पहली बार, हर चीज पहली बार और मास्टर स्ट्रोक, चौंका दिया लोगों को। अरे ये जो है पहली बार और चौंकाना जो है ये तो बहुत ही बचपने की चीजें होती हैं, लेकिन इसको ये बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो ये जो है महिला सांसदों के लिए जो इन्होंने कहा है वो निश्चित रूप से आगे बहुत दूर तक जाएगा। कांग्रेस और पूरा विपक्ष अब बिल्कुल एक है, वो इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं। और अब बजट पे चर्चा शुरू होगी, तो बजट पे चर्चा होगी तब भी यही बातें होंगी। राहुल इस बात को छोड़ने वाले नहीं हैं कि नरवणे ने अपनी किताब में क्या लिखा है। अभी आपने देखा ट्वीट में वही लिखा है उन्होंने कि जो उचित समझा वो किया। प्रधानमंत्री का काम है निर्णय लेना जी, वो निर्णय को दूसरों के ऊपर छोड़ नहीं सकते। उन्हें निर्णय लेना था कि अगर महिला सांसदों